एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं जेट एयरवेज के बारे में। जेट एयरवेज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ये लोअर सर्किट क्यों मार रहा है, पहली बात। दूसरी बात, स्लॉट इशू, जो कि बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट खबर है। स्लॉट इशू पे गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। तीसरी बात, हम बात करेंगे शेयर होल्डर्स के रिगार्डिंग, जिनकी 99% वेल्थ यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो सकती है। ठीक है, 99% वेल्थ आपकी, यानी 99% शेयर्स आपके ख़त्म किए जा सकते हैं एज़ पर रिजोल्यूशन प्लान। ये एकदम हमारा एक्सक्लूसिव एनालिसिस है। और जो चौथी चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा हमारा ओपिनियन आपके लिए, कि इसमें आपको बाय करना है या इसको सेल करना है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए, अगर हम बात करते हैं जेट एयरवेज़ के स्लॉट की इशू की, तो मैं आपको बता दूं 4 मार्च को यहाँ पे मीटिंग होने वाली थी जेट एयरवेज़ में, यहाँ पे NCLT की, जहाँ पे DGCA को पहले नोटिस दिया गया था कि रिप्लाई कीजिए जेट एयरवेज़ के स्लॉट इशू के बारे में। ठीक है, स्लॉट इशू क्या है मैं बता देता हूँ। कोई भी एयरलाइन काम करती है तो उसको एक स्लॉट मिलता है। स्लॉट यानी रूट राइट्स होते हैं। रूट राइट्स क्या होता है, जैसे अगर मुंबई से दिल्ली जाना है तो यहाँ पे इस रूट पे कौन कौन सी एयरलाइंस ट्रैवल करेगी उसका राइट अलॉट किया जाता है। जैसे गो एयर को दिया गया, इंडिगो को दिया गया, एयर इंडिया को दिया गया। तो इस तरीके से रूट का अलॉटमेंट होता है। सारी फ़्लाइट किसी भी रूट पे नहीं चल सकती, ये अपना बस वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे ऐसा होता है, अगर ये रूट है तो इस पे 3 एयरलाइन है तो 3 ही एयरलाइन काम करेगी। ज़्यादा एयरलाइन नहीं करती है, नहीं तो क्या होता है, सारी की सारी एयरलाइन की सीट्स कम फुल होती है और सब अपना यहाँ पे लॉस में चलती है। एयरलाइन एक बहुत ही लॉस प्रोन बिजनेस होता है, तो इसलिए लिमिटेड फ़्लाइट्स एट लिमिटेड रूट्स दी जाती है। अब जेट एयरवेज़ में क्या हुआ, जेट एयरवेज़ जब पहले चलता था तो 150-200 फ़्लाइट के साथ काम करने वाली एयरलाइन थी। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही जेट एयरवेज़ बंद हुई तो अब यहाँ पे उन रूट्स पे कोई पर्टिकुलर फ़्लाइट था ही नहीं। बहुत सारी जगह थी, जैसे अगर आप देखेंगे तो देहरादून से, बॉम्बे से देहरादून की एक फ़्लाइट होती थी, तो वो पहले जेट एयरवेज़ चलाती थी। अब वो सिंगल रूट, उस रूट पे केवल एक ही फ़्लाइट थी। जैसे ही जेट एयरवेज़ बंद हुई वो फ़्लाइट्स बंद हो गई। अब क्या होता है, उस पर्टिकुलर रूट के लिए अब जैसी जेट एयरवेज़ बंद हुई तो दूसरी एयरलाइंस को यहाँ पे वो रूट अलॉट कर दिए गए। दूसरी एयरलाइन ने भी खुशी खुशी रूट ले लिए और उनके उन नए रूट्स जो उनको मिले उसके लिए उन लोग ने एयरलाइंस वगैरह और अपना नया स्टाफ वगैरह सब खरीद लिया। ठीक है, सब कुछ हायर कर लिया, ताकि उन्होंने इस तरीके से हायर किया है कि उनको लग रहा है कि जेट एयरवेज़ चालू नहीं होगी। और अब जेट एयरवेज़ में बिडिंग हो रही है और वापस सारी बातें आ रही है। तो जेट एयरवेज़ की मांग थी, उनके जो नए प्रमोटर्स की मांग थी कि जो हमारे पुराने रूट्स हैं हमें वापस दे दिए जाए, मतलब ऑटोमेटिक रिन्यूअल। हमें कोई बिड नहीं करना है, हमें हमारे पुराने रूट्स वापस दे दो। उस पर यहाँ पे गवर्नमेंट ने झटका दिया है। गवर्नमेंट यानी DGCA, जो कि हमारा इसका जो कंट्रोलर होता है, सिविल एविएशन का कंट्रोलर, उसने क्या बोला है, किसी भी तरह का ऑटोमेटिक रिन्यूअल नहीं मिलेगा स्लॉट्स का। आपको फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, फ्रेश बिडिंग करनी पड़ेगी। अगर मिलेगा तो, अगर आप एलिजिबल होंगे, आपकी बिड प्राइस ज़्यादा होगी तो आपको देंगे। अब बिड प्राइस क्या होती है, मतलब कोई पर्टिकुलर फीस होती है, कोई रॉयल्टी होती है, जो जिसकी ज़्यादा होती है उसे गवर्नमेंट देती है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है और यहाँ पे DGCA है, उन लोग ने बोला है कि यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक रिन्यूअल नहीं मिलेगा। आप एयरलाइंस को यहाँ पे फ्रेश उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर स्लॉट ही नहीं मिला, रूट ही नहीं मिला, तो एयरलाइन चलाएंगे कहाँ पे। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, रूट राइट्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था कि जेट एयरवेज़ के पास कुछ प्रीमियम स्लॉट भी थे, जो मतलब बहुत ज़्यादा, वहाँ पे ना कुछ ही फ़्लाइट होती थी और इनके पास बिजी एयरपोर्ट्स भी होते थे। तो उस कारण से इनका एक कंपनी का, एक एयरलाइन कंपनी का बिजनेस स्लॉट से बहुत चलता है। अगर मेरे पास प्रीमियम स्लॉट्स है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, मुंबई दिल्ली, तो मेरी वो जो कॉस्ट है और प्रॉफिटेबिलिटी है वो मेरी काफ़ी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो अभी बोल दिया गया है कि यहाँ पे आपको फ्रेश एप्लीकेशन करनी है। ये देखिए, ये पूरा जो कमेंट है लॉयर का, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उसमें बोला गया है कि आपको, उन लोग ने बोला है रिजोल्यूशन प्लान को हम लोग अपोज नहीं कर रहे हैं, बट जो लाइसेंस और परमिशन यानी जो रूट स्लॉट्स वगैरह है उसका कोई किसी भी तरह का ऑटोमेटिक रिवाइवल या रिन्यूअल नहीं होगा। यहाँ पे जो नई एंटिटी आ रही ना, यानी मुरारी लाल जलन और वो सब जो आ रहे हैं, उन लोग को यहाँ पे
फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा और उसकी जो यहाँ पे एप्लीकेशन है अलग तरीके से यहाँ पे डिसाइड की जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये एक बहुत ही बड़ा झटका है और इसी कारण अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जेट एयरवेज़ के शेयर में एक बहुत गिरावट देखने को मिली। लगा ये जो लोअर सर्किट लगा है, अगर आप देखेंगे पिछले 5 दिन में, तो यहाँ पे स्टॉक लगातार गिरता आ रहा है। 136 के भाव से अब ये करीबन 117 आ चुका है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आप किसी को पता नहीं होगी लेकिन सब में होती है उसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। 99% वेल्थ डिस्ट्रॉय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये आपका पैसा बचा सकता है, अगर ये आपने नहीं देखा तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। और जिन लोग को भी जेट एयरवेज़ से प्यार है ना कि भाई जेट एयरवेज़ बहुत बड़ी मल्टी बैगर है, नई नेक्स्ट इंडिगो है, तो भाई उनके लिए वीडियो नहीं है। ये हम लोग एकदम सच्चा एनालिसिस करते हैं, हम किसी भी तरह के ऐसे नहीं, आपको झूठी खबर नहीं देंगे कि जेट एयरवेज़ उड़ान भरने वाला है, बहुत भाग जाएगा, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो ऐसी सभी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जेट एयरवेज़ की फिनेंशियल परफॉर्मेंस। आप सभी को बता दूं कि जेट एयरवेज़ ने Q1, Q2, Q3 FY21 में कोई रिजल्ट पब्लिश नहीं किए गए। जो लास्ट रिजल्ट पब्लिश किए गए थे वो भी अभी थोड़े दिन पहले ही अप्रूव हुए, 31/3/2020 के। इसके अलावा जो ऑडिटर है उन लोग ने डिस्क्लेमर ओपिनियन दिया है। डिस्क्लेमर ओपिनियन मतलब उनके पास इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो कुछ बोल पाए। अब डिस्क्लेमर ओपिनियन मतलब सबसे ख़राब ओपिनियन होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट पे। इस पे 10 ऑब्जर्वेशन रेस किए गए हैं जो भी फिनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, मतलब इतने सारे आप कह सकते हैं कि घपले हैं या वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे 31/3/2020 के रिजल्ट तो आपके सामने है। नेटवर्थ नेगेटिव, रेवेन्यू देखिए 35,000 लाख है और एक्सपेंसेस देखेंगे तो 2,46,000 लाख है। तो आप समझिए कि यहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, रेवेन्यू कम है। नेट प्रॉफिट आप देखिए, ईपीएस आप देखिए 250 रुपये का नेगेटिव ईपीएस, आज शेयर का भाव कितना है 120 के करीब है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मैं आपको बताऊँ, आप जो मुरारी लाल जलन है वो रुपए दे रहे हैं 1183 करोड़ रुपीज़, जो भी 5 साल में देंगे। ये जो अमाउंट है ये केवल 8% है जितना लेंडर्स ने क्लेम किया है। और अगर आप करंट मार्केट कैप देखेंगे तो करीबन 1500-1400 करोड़ रुपए के, मतलब ऑलरेडी जो वो पैसा दे रहे हैं मुरारी लाल जलन जिस भाव पे इसको वैल्यू कर रहे हैं उस भाव से ज़्यादा आज जेट एयरवेज़ का भाव जा चुका है, लगभग 23% ज़्यादा है। तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आपको भी कंसिडर करनी चाहिए। अब किसको कितना मिल रहा है तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। सभी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेयर कट मिल रहा है। आप देखेंगे फिनेंशियल क्रेडिटर्स को बहुत कम मिल रहा है, सबसे कम ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को मिल रहा है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ की भी बैंड बजा दी गई है। इसके अलावा क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अब इसमें 99% वेल्थ कैसे डिस्ट्रॉय होगी आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स की, करंट जो आज खरीदेगा ना उसके लिए बता रहा हूँ, या जिनके पास अभी है। देखो सबसे पहले लगभग 8% पैसा मिल रहा है लेंडर्स को, तो आप किसी भी तरीके से कुछ एक्सपेक्ट मत करो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ मिलेगा, कोई बड़ी फंडिंग होगी तो हमारा पैसा बनेगा, ऐसा नहीं होता है भैया। ये सब चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एक आपने जैसे और आपके मेरे जैसे और आपके जैसे रिटेल शेयर होल्डर के बस की बात नहीं होती है। देखिए अभी जेट एयरवेज़ का ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है। मुरारी लाल जलन का स्टेक 90% हो जाएगा। अब उनको 90% स्टेक देने के लिए किसी ना किसी का तो स्टेक काटना पड़ेगा। आज मुरारी लाल जलन का तो 0% स्टेक है, तो अब उनका स्टेक उनको 90 देना है, तो मतलब आज के जो 100% का स्टेक है उनको 10 करना पड़ेगा और बाकियों को तब जाके उनका 90 होगा। मतलब आज के जो 100% स्टेक होल्डर हैं उनका तो स्टेक काटना पड़ेगा। तो यही वो बिल्कुल वही बात है। देखो जो नरेश गोयल और इतिहाड है ना उनका स्टेक 0 कर दिया जाएगा, ठीक है, 0 बिल्कुल ख़त्म। फिर अगर पब्लिक शेयर होल्डिंग है जो अपन लोग हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट है, 25% से जो शेयर होल्डिंग है वो 0.21 हो जाएगा, ठीक है। और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स वगैरह इन लोग का भी स्टेक कम हो जाएगा, एम्प्लॉयज़ को स्टेक दिया जाएगा। अब 25% से 0.21 कैसे होगा, ये एक बहुत ही सिंपल चीज़ है। मतलब आप किसी कंपनी में 25% शेयर होल्डर हैं, बैठे बैठे अगले दिन आपको बोल दिया जाता है कि कल से आप केवल 0.21% के शेयर होल्डर हैं। ऐसे कैसे होता है ये देखो, मान लीजिए आपके पास 10,000 शेयर है ना, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लिया है जो हम लोग ने इस कैलकुलेशन के हिसाब से किया है। अगर आपके पास 10,000 शेयर है ना जेट एयरवेज़ के, तो आपके बाकी 9,916 शेयर्स को कैंसिल कर दिया जाएगा और आपके पास केवल 84 शेयर्स रह जाएंगे, ठीक है। ये एक तरीका है। या फिर एक तरीका ऐसा होता है कि आपके जो 10,000 शेयर है उसकी फेस वैल्यू को ही यहाँ पे कम कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो एक ये तरीका होता है। तो आपके पास शेयर ज़रूर 10,000 रहेंगे लेकिन उनकी वैल्यू गिरा दी जाएगी। लेकिन मैंने जो कैलकुलेट किया कि 10,000 शेयर है, 9,916 शेयर्स को ख़त्म कर दिया जाएगा और आपके पास केवल यहाँ पे 84 शेयर रह जाएंगे। मतलब 10,000 शेयर
अभी आपके पास है 120 रुपये के भाव के, ठीक है। बाद में क्या होगा, अगर सेम भाव रहता है तो 84 शेयर रह जाएंगे 120 रुपये के भाव के। सीधा 99% यहाँ पे आपका वेल्थ का डिस्ट्रक्शन होगा, एकदम खटाक, मतलब आपके पैसे साफ, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जेट एयरवेज को बेचो बेचो बेचो। अब आप पूछेंगे कि ऐसा कभी हुआ है क्या, आज तक किसी कंपनी में ऐसा हुआ है क्या? जी हाँ, बहुत सारी कंपनियों में हुआ है। मैं आपको बता दूँ, रुचि सोया जो आपकी सभी की बहुत फेवरेट स्टॉक होता है ना, उसका जो पहले 100 शेयर्स थे उसको कन्वर्ट किया गया 1 शेयर में। मतलब आज जिसके पास अगर पुराने रुचि सोया के शेयर्स होंगे ना, मान लीजिए अगर आज किसी के पास 1 शेयर है, वो पहले के टाइम से शेयर होल्डर है, तो उसके पास किसी टाइम पे 100 शेयर हुआ करते थे, उसके 100 शेयर को काट के 1 शेयर कर दिया गया, यानी 99 शेयर्स को कैंसिल कर दिया गया। इसके अलावा और कौन सा केस है? इसके अलावा एक DHFL का केस है, जहाँ पे पिरामल ने बोला है कि वो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स को 0 कर देंगे और डीलिस्ट कर देंगे। इसी की तरह और जो कि बहुत सारी कंपनीज हैं, हम लोग ने 2 इंपॉर्टेंट कंपनियां ली है, ठीक है ना। इस तरह की और कंपनी है, तो आप जाके ये देख सकते हैं कि ऐसे और किस कंपनी में हुआ है। ये हमारे ब्लॉग स्पॉट का लिंक है, तो आप इस ब्लॉग स्पॉट को पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसका लिंक हम लोग ने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वर्डप्रेस और ब्लॉग स्पॉट का लिंक। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे और क्या क्या है। देखो, मुरारी लाल जलन ने ना कुछ टाइम पहले बोला था कि हम लोग को गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दी है कि हमको स्लॉट मिल जाएंगे, लेकिन अब क्या हुआ है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने और DGCA NCLT में आके बोला है कि इस तरह की कोई एश्योरेंस नहीं है, उन लोग को फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा जेट एयरवेज में और क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। देखो, सबसे पहले रूट राइट्स की इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई। फिर अगर आप देखेंगे इस कंपनी में अभी भी CEO या कोई भी बड़ा CFO टाइप का आदमी नहीं है, ना ही कंपनी सेक्रेटरी है, तो इन सब लोग ने अपना है ना रेजिग्नेशन दे दिया है। तो ये सारी चीज़ें, अगर हम बात करते हैं कि और क्या क्या चीज़ें, एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी यहाँ पे एंग्री है। क्यों? क्योंकि उनको बहुत कम पैसा मिल रहा है। एयरलाइन यहाँ पे कंटिन्यू लॉस में है, जितनी भी और दूसरी एयरलाइन है। मतलब अगर इंडिगो की बात करते हैं तो उनको 627 करोड़ का लॉस हुआ है Q3 में, 15 करोड़ का डेली कैश बर्न है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं NCLT को अभी भी प्लान अप्रूव करना बाकी है, NCLT ने अभी भी प्लान अप्रूव नहीं किया है। 40 लीगल केसेस है जो पेंडिंग चल रहे हैं, और अभी भी क्या है कि बहुत सारे फिनेंशियल फ्रॉड्स अभी भी होना, मतलब बाहर आना बाकी है, जो नरेश गोयल और पुराने प्रमोटर्स ने किया है। ये अगर आप देखना चाहते हैं ना, तो आप अगर कंपनी का Q3 रिजल्ट देखेंगे, जिसका लिंक हम लोग ने यहाँ पे दिया है, Q3 रिजल्ट अगर आपको पूरे देखने ना, तो ये हम लोग ने, अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये वाला लिंक, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बाकी है। तो नॉर्मली क्या है, बहुत सारा प्रोविजनिंग है ना, और एक्सेप्शनल लॉस बुक होना बाकी है अभी भी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारा यही रहे कि इसको आप जल्द से जल्द बेच दें और अवॉइड करें, ठीक है। इस तरह के एकदम डीप एनालिसिस, डीप इंसाइट्स और एकदम परफेक्ट जो हम लोग फंडामेंटल और पूरा खोल के रख दिया हम लोग ने जेट एयरवेज को। अगर आप इसी तरह से देखना चाहते हैं तो हम लोग ने DHFL पे भी किया है, और हमने रिलायंस और फ्यूचर डील पे भी इसी तरह के एनालिसिस किए हैं, ठीक है ना। तो वो देखना चाहते हैं तो उनके लिंक्स, उन पे तो हम लोग ने 13 वीडियो बना चुके हैं। तो ये सारे वीडियो आप देख सकते हैं, इनके हम लोग प्लेलिस्ट के लिंक भी आपको ज़रूर दे देंगे। लेकिन उससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, शेयर कीजिए हमारे वीडियो जेट एयरवेज का सभी शेयर होल्डर्स के साथ, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।